ओके, अब हम रिवाइज करेंगे ऑब्जेक्ट पुलिंग के बारे में। कि ऑब्जेक्ट पुलिंग क्या है और ओवरऑल ऑब्जेक्ट पुलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, कब हमें इसे यूज़ करना चाहिए और कब हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। ठीक, तो हमें स्टार्टिंग से देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट पुलिंग इज़ अ क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न दैट फोकसेस ऑन परफॉर्मेंस बाय रिसाइकलिंग ऑब्जेक्ट्स rather than repeatedly allocating and de-allocating them। तो इस स्टेटमेंट से ही साफ साफ हमें पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट पुलिंग का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली एक क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है। क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट हम किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक, और उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्ट पुलिंग बेसिकली ये जो क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है ये फोकस करता है हमारा कि परफॉर्मेंस के ऊपर। एक तो ये फोकस करता है और ये परफॉर्मेंस के ऊपर कैसे फोकस करता है, तो बाय रिसाइकलिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब इसको भी हम लोग और अच्छे से समझेंगे कि ऑब्जेक्ट पुलिंग जो कॉन्सेप्ट है इसमें हम क्या काम करते हैं कि हर बार हम एक न्यू ऑब्जेक्ट को नहीं क्रिएट करते हैं। जो यूजुअली हम लिखते हैं कि न्यू हैश मैप या फिर न्यू एम्प्लॉय या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यू कुछ भी, जैसे न्यू हम लोग का कोई अगर IoT का डिवाइस है तो उसके बारे में, तो इसके लिए वो मना करता है, बोलता है कि बार बार आप एक न्यू मेमोरी एलोकेट मत करो अपने जो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो रादर देन क्या रिपीटेडली, मतलब बार बार आप एलोकेट और जो डी एलोकेट कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी, उसको ये करने से मना करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट पुलिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट पुल का। ठीक, तो वो उसको हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, उससे हमारा ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट पुलिंग के बारे में ये दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट पुल is a container that holds a set of initialized objects. Instead of creating a new instance with new keyword every time, uh, we need a new object, there is a process called borrows. ठीक, so instead of creating a new object we borrow an object from the pool, ठीक, and use it, and when our task is completed, when whatever our task related to that particular object is created, then after using it we basically returns it back। ठीक, this avoids the overhead of expensive initialization and reduces frequency of garbage collection cycle by minimizing the object churn। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट पुलिंग में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट पुल करके एक कंटेनर होता है। ठीक, अब ये जो ऑब्जेक्ट पुल कंटेनर है ये क्या काम करता है कि जब भी हम कोई भी एक एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्प्रिंग बूट के अंदर बहुत सारे ऐसे सर्विसेज होते हैं जो कि बहुत सारे डिफरेंट दूसरे सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, रिपोजिटरीज पे डिपेंड करते हैं, या फिर कुछ थर्ड पार्टी APIs हो गए। तो उन सभी सर्विसेज के भी साथ हमारा जो सर्विस है वो ये मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंसी होता है। और जब हम उसको क्रिएट करते हैं तो उसको इनिशियली जब क्रिएट करने में कुछ टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है। तो बोल रहा है कि वैसे एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जब भी हम उसको क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने के बाद जो हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको हम स्टोर करेंगे अपने इस ऑब्जेक्ट पूल के अंदर। ठीक, जो कि हमारा जो भी इनिशियलाइज्ड ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा इनिशियलाइज्ड सर्विस ऑब्जेक्ट है, उसको वो ऑब्जेक्ट पूल के ही अंदर में रखेगा। ठीक, इंस्टेड कि बार बार हम जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फिर न्यू कीवर्ड के हिसाब से जो बार बार न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, तो उससे बढ़िया है कि हम एक और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें और ऑब्जेक्ट पूल के अंदर रख दें। ठीक, और जब भी हमें इस ऑब्जेक्ट जो हमारा सर्विस है, अगर हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि कोई हमें ऐसा रिक्वेस्ट आया है यूज़र का कि उसे अपने डेटा को अपडेट करना है या फिर किसी डेटा को रिट्रीव करना है, तो उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम अब नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे, हम नए सर्विस को नहीं क्रिएट करेंगे। इंस्टेड हम ऑब्जेक्ट पुल के पास जाएंगे या फिर स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के पास जाएंगे और उसे बोलेंगे कि जो रिलेवेंट हमारा सर्विस क्लास है, सर्विस ऑब्जेक्ट है, वो हमें वापस देने के लिए
और उससे जो हमारा यूज़र का रिक्वेस्ट है उसको हम फुलफ़िल करेंगे और वापस उस ऑब्जेक्ट को फिर हम उस ऑब्जेक्ट को फिर हम वापस ऑब्जेक्ट पूल के अंदर रिटर्न कर देंगे, ठीक। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रोसेस में हम बोरो करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ऑब्जेक्ट पूल एंड आफ्टर यूजिंग इट विल रिटर्न इट। सो इससे होता क्या है कि इससे जो हमारा एक्सपेंसिव प्रोसेस है बार बार ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का, वो हम अवॉइड कर पाते हैं, ठीक। जो भी हमारा एक्सपेंसिव इनिशियलाइजेशन है उसको हम अवॉइड कर पाते हैं। और इससे होता क्या है कि अगर आप मान लो बार बार एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हो, ठीक, और क्रिएट करने के बाद आप उसको छोड़ दे रहे हो और नेक्स्ट टाइम अगर कोई न्यू रिक्वेस्ट आ रहा है तो उसके लिए न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हो, तो ये जो आपका ओल्ड वाला ऑब्जेक्ट है इसको फिर जीसी को आके क्लियर करना पड़ेगा, गार्बेज कलेक्टर को। तो बार बार आप क्रिएट कर रहे हो, फिर उसको छोड़ के न्यू क्रिएट कर रहे हो, फिर न्यू रिक्वेस्ट के साथ न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, फिर पिछले वाले को छोड़ते जा रहे हो, ये सभी को। तो इन सभी को गार्बेज कलेक्टर को आगे कलेक्ट करना पड़ता है। तो इससे बार बार हमारा गार्बेज कलेक्टर कॉल हो रहा है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट पूल को यूज़ करते हैं तो इससे हमारा बार बार गार्बेज कलेक्टर ट्रिगर नहीं होता है। तो इससे भी जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ क्या है गार्बेज कलेक्टर ये रिड्यूस हो जाता है। और जब भी गार्बेज कलेक्टर ट्रिगर होता है तो वो हमारे एप्लीकेशन को थोड़े टाइम के लिए फ्रीज करता है और उसके बाद वो लोकेट करता है कि कौन कौन सा यूजेबल ऑब्जेक्ट है, उसको मार्क करता है। रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स को ये मतलब उससे जो भी मेमोरी है वापस वो ले लेता है। अब हम समझेंगे वाई, और वो भी 3.5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के परस्पेक्टिव से। यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ हाई थ्रूपुट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट object pooling is vital for determinism and resource management. Without it, frequent allocation of heavy objects like database connections causes two major issues. First, latency spike. The time taken to initialize a complex object can vary, leading to unpredictable response time. And the second problem is garbage collection pressure. Constant creation and destructions of object fills up the JVM's Eden space. So if we try to create and destroy an object, so this will basically fill up our JVM's Eden space quickly, and it will trigger frequent stop the world GC pause that degrades the system performance. तो बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि मान लो हमारा एक ऐसा एप्लीकेशन है प्रोडक्शन में जहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन को डाले हुए हैं और वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा यूज़र से इनपुट आ रहा है या फिर हमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, ठीक। तो उस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट पूलिंग है वो और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका रीज़न क्या है कि वैसे इन्वायरमेंट में हम नहीं चाहेंगे कि हम बार बार ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें, क्योंकि ऑब्जेक्ट को बार बार क्रिएट करेंगे तो हो सकता है मतलब उससे एक तो मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी चला जाता है, ठीक, कि अगर हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है तो हम बार बार उसको यूज़ करके जो भी यूज़र का रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करके फिर जो भी यूज़र के लिए रिस्पॉन्स है हमारा हम उसको सेंड कर सकते हैं। बट अगर हमें बार बार ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा तो बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो टाइम है वो वैरी करता है। अगर एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए और उसको हम ऑब्जेक्ट पूल में रख दें तो बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं, वो एक प्रेडिक्टेबिलिटी लाता है, ठीक। तो वही बात ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट पूलिंग के कारण क्या होता है कि एक तो डिटर्मिनिज्म आता है और ऊपर से हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है। ऑब्वियस है कि हम बार बार ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर रहे हैं तो सेम ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं तो रीयूजिबिलिटी मतलब उसका यूजिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गया है जो भी एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और बिना ऑब्जेक्ट पूलिंग के हमें बार बार जो हमारा हेवी ऑब्जेक्ट है, ठीक, उसको हमको क्रिएट करना पड़ता है, उसके लिए हमें मेमोरी एलोकेट करना होता है, ठीक। जैसे हमारा हेवी ऑब्जेक्ट क्या होगा, डेटाबेस कनेक्शंस हो जाएगा, बहुत केसेस में हमारा सर्विसेज भी होता है। और इन केस अगर हम ऑब्जेक्ट पूलिंग को यूज़ नहीं करते हैं तो उसे हमें एक मेजर इशूज़ आता है। एक तो हमारा जो लेटेंसी है ये बढ़ जाता है, ठीक। लेटेंसी क्यों बढ़ता है तो ऑब्वियस है जब भी हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं तो वो हर बार मतलब हो सकता है कि एक डिफरेंट टाइम ले उस उस सर्विस को या फिर जो डेटाबेस कनेक्शन है उसको क्रिएट करने के लिए। तो इससे होता क्या है कि ओवरऑल हमारे एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स टाइम में अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ जाता है। दूसरा है गार्बेज कलेक्शन का प्रेशर, ठीक। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कॉन्स्टेंट क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हम बार बार न्यू कीवर्ड का यूज़ करके
अगर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं फिर उसके बाद उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इससे होता क्या है कि जो JVM का खाली स्पेस है, ठीक, JVM का जो खाली स्पेस है वो उस सब जगह पे मतलब रिडंडेंट या फिर अनयूज ऑब्जेक्ट के कारण वो पूरा स्पेस भर जाता है, ठीक। अब वो जैसे ही स्पेस भरता है तो गार्बेज कलेक्शन को ट्रिगर होना पड़ता है, ठीक। बार बार अगर हम न्यू कीवर्ड को यूज़ करके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो उसे होगा क्या कि ये जो पूरा खाली स्पेस है ये तुरंत ही भर जाएगा, ठीक। और उस अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए गार्बेज कलेक्टर को बार बार ट्रिगर होना पड़ेगा। और जब जब गार्बेज कलेक्टर ट्रिगर होगा तो वो पूरे एप्लीकेशन को पहले तो थोड़ी देर के लिए पॉज करेगा, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट को मैप करेगा, फिर उसका जो रिडंडेंट ऑब्जेक्ट है उन सभी से मेमोरी वापस वो लेगा। तो इससे क्या है कि बार बार अगर वो स्टॉप द वर्ल्ड करता है, मतलब पूरे एप्लीकेशन को रोकता है, तो इससे होगा क्या कि हमारा जो पूरा एप्लीकेशन है उसका परफॉर्मेंस डिग्रेड होगा, ठीक। अब इसको हम कैसे बताएंगे कि इसको हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर में इंटीग्रेट कैसे किया, ठीक। तो एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। आई इंटीग्रेटेड अ कस्टम ऑब्जेक्ट पूल इन अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT adapter built with Spring Boot and Netty. We were processing market data packets at sub-millisecond speeds using standard object creations for every incoming packets was causing the JVM to spend 15% of its CPU time on garbage collection. ओके, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग HFT के बारे में बात कर रहा है अडेप्टर, जो कि मुझे पता नहीं है क्या ये। तो बेसिकली हम ऐसे ही कुछ बता सकते हैं कि मान लो कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है, उसमें हमने एक ऑब्जेक्ट पूल को इंटीग्रेट किया था, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक सब प्रोजेक्ट था या फिर सब फीचर था जहाँ पे हमें ये हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग एडेप्टर को क्रिएट करना पड़ा था। और इसको हमने क्रिएट किया था किसके हेल्प से, तो स्प्रिंग बूट और नेटी के हेल्प से क्रिएट किया था। अब इसमें होता क्या था कि ये जो हमारा फीचर है हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग एडेप्टर, तो इसमें बेसिकली हम जो भी मार्केट डेटा पैकेट्स है उसको हमें प्रोसेस करना पड़ रहा था बहुत जल्दी, मतलब एट सब मिलीसेकंड स्पीड्स पे, ठीक। तो इसको हम ये सारा प्रोसेस को हम ये कर रहे थे, मतलब ये जो प्रोसेस है इसको एग्जीक्यूट करने का जो तरीका था उसमें हम एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे थे, यानी हम बार बार ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे थे जो भी हमारे पास डेटा पैकेट्स आ रहे थे। अब मान लो डेटा पैकेट्स हमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक। तो विद इन अ मिली सेकेंड अगर हमें इतने सारे अगर डेटा पैकेट्स आ रहे हैं तो हम हर डेटा पैकेट को प्रोसेस करने के लिए जो भी इनकमिंग डेटा पैकेट्स हैं उन सभी के लिए हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। तो इससे हो क्या रहा था कि JVM का जो JVM के अंदर जो खाली स्पेस था वो फ्रिक्वेंटली इन सभी ऑब्जेक्ट्स के कारण ये हो रहा था, मतलब भर जा रहा था। तो और ये सब शॉर्ट लाइफ स्पाइन वाले ऑब्जेक्ट्स थे, तो एक बार इनका काम हो गया तो उसके बाद इनका नेसेसिटी नहीं था। तो उस केस में क्या हुआ कि जब हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना पड़ रहा है तो उस केस में बार बार हमारा GCB एक्टिवेट हो रहा है। और गार्बेज कलेक्शन को अगर जब इतना ज़्यादा मतलब ट्रिगर होना पड़ रहा है तो उस केस में जो हमारा CPU का काफ़ी अच्छा खासा टाइम, यानी 15% ऑफ द टाइम वो हमारा गार्बेज कलेक्शन ही उसमें ट्रिगर होते रह रहा है कि वो उसे बार बार एक्टिवेट होके इन सभी अनयूज्ड ऑब्जेक्ट को हटाना पड़ रहा है हमारे JVM से। अब ऑब्जेक्ट पुलिंग के बारे में हम लोग थोड़ा सा और इन डेप्थ में जान लेते हैं। तो मतलब ये थोड़ा ये भी रहता है कि अगर हमें कुछ स्टोरी पता है तो इंटरव्यूअर का हम थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि थिंक ऑफ ऑब्जेक्ट पुलिंग लाइक अ लाइब्रेरी। विदाउट ऑब्जेक्ट पुलिंग एवरी टाइम you want to read a book, you buy a brand new book, brand new copy, you read it and then throw it into the trash. This is an expensive process and it creates a lot of waste, that is garbage. And the other example is by using a pooling. So you go to a library, that is a pool, and you check out the book that you want to read, and when you are done, when you have completed the book, you return it to the shelf. The next person who wants to read that book can pick it up immediately without the library having to order a new one. तो बेसिकली बोल रहा है कि देखो एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है कि मान लो
मान लो अगर तुम्हें कोई एक बुक रीड करने का मन करता है, ठीक, तो तुम जाते हो एक ब्रांड न्यू बुक खरीदते हो, फिर उसको पढ़ते हो, और पढ़ने के बाद क्या हुआ कि तुम उसको बार बार ट्राश में फेंक दे रहे हो, ठीक। तो इससे हुआ क्या कि थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ठीक। बुक तुम खरीदा, उसको फेंक दिया, उससे बढ़िया है कि तुम डायरेक्ट लाइब्रेरी में जाता, और लाइब्रेरी में बहुत मतलब सारी बुक रहते हैं ऑलमोस्ट, जो भी तुमको अगर पढ़ना है, अगर बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं, तो तुम डायरेक्टली आती है लाइब्रेरी से बुक को बोरो कर सकता है, पढ़ने के बाद वापस उसको दे देगा, लाइब्रेरी को दे देगा, और जो नेक्स्ट पर्सन है वो फिर उस बुक को बोरो कर लेगा, वो पढ़ लेगा, फिर उसको वो जो सेकंड पर्सन है, वो जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो वापस वो लाइब्रेरी में दे देगा। तो इसमें क्या हुआ कि एक ही बुक बार बार रिसाइकिल हो गया, और अगर वो भी पर्सन अगर न्यू बुक खरीद के फेंक देता तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ओवरऑल प्रोसेस होता, पेपर का भी बर्बादी होता। इन आवर अब यहाँ पे दिया हुआ है, इन आवर HFT प्रोजेक्ट वी पुल्ड बाइट बफर इंस्टेड ऑफ लेटिंग नेटी एलोकेटिंग अ न्यू बफर फॉर एवरी मैसेज वी मेंटेन्ड अ फिक्स्ड साइज पुल। When a message arrived, we grabbed a buffer filled with the data, processed it, and immediately cleared and returned it to the pool. This kept our memory footprint stable and eliminated the garbage collection related lag. तो बोला जो हमारा HFT का जो प्रोजेक्ट था, इसमें हमने बाइट बफर को यूज़ किया था, ताकि जो भी बाइट्स हैं हमारे उसको हम इसके अंदर में स्टोर करें, और बार बार हम इसी से इस बाइट बफर को मतलब पुल करके इसके अंदर जो भी हमें डेटा है उसके लिए हम वापस से न्यू बफर ना क्रिएट करें, इंस्टेड कि इसी को यूज़ करके जो भी डेटा है इसी के अंदर डालें, फिर वापस इसको क्लियर कर दें, और फिर जब मेरे पास न्यू डेटा आएगा तो वापस हम इसी बाइट बफर को यूज़ कर लेंगे, और मतलब ऐसा ही कुछ होगा। सो इंस्टेड ऑफ लेटिंग, तो बोला है कि जो हमारा नेटी फ्रेमवर्क है ये, तो नेटी बार बार जो हमारा बफर क्रिएट कर रहा था हर मैसेज के लिए, उसके जगह हमने क्या काम किया कि बाइट बफर को क्रिएट कर लिया, और इसी से हम लोग बफर इससे बोरो करते थे। एक फिक्स साइज का ये हमारा बाइट बफर है, जब भी हमारे पास मैसेज आ रहा था तब हम इसी बाइट बफर से जो भी हमारा बफर है उसको लेकर उसके अंदर सारे डेटा को भर रहे थे। फिर जो भी हमारा काम है, जो भी प्रोसेस है, इसी बाइट बफर को यूज़ करके हम अपना प्रोसेसिंग कर रहे थे, और जैसे ही हमारा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रहा था तब हम इस बाइट बफर को एम्प्टी करके वापस मतलब ये जो बफर है हमारा, इसको हम क्लियर करके वापस बाइट बफर के पास भेज दे रहे थे। तो इसे हमें बार बार एक न्यू बफर को क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा था। तो इस पूरे प्रोसेस में जो हमारा हीप मेमोरी है वो काफ़ी कम रिसोर्सेज के भी साथ हमारा काम चल रहा था, क्योंकि हम बार बार बाइट बफर को यूज़ कर रहे थे। तो जब हमारा बहुत सारा रिडंडेंट ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो रहा है तो उस केस में हमारा जो गार्बेज कलेक्शन है वो भी नहीं ट्रिगर हो रहा है, और गार्बेज कलेक्शन से जो रिलेटेड हमारा लैग आता है हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट में, तो वो भी हमें फेस नहीं करना पड़ रहा था। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेसन जो हम इस प्रोजेक्ट से सीखे वो ये था कि जो ऑब्जेक्ट पुलिंग है ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इसे हमारा सारा ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक। कि मान लो हम जो भी ऑब्जेक्ट है उसको ना क्रिएट करके एक बार ही क्रिएट करके ऑब्जेक्ट पूल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, और बार बार हम ऑब्जेक्ट पूल से ही ऑब्जेक्ट को रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक। रिट्रीव करने के बाद जो भी प्रोसेस है कंप्लीट करने के बाद वापस हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पूल के अंदर डाल दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर केस में हम ऑब्जेक्ट पूल को यूज़ करेंगे तो हमारे वो फेवर में ही काम करेगा। कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट पूल को यूज़ करने से ओवरऑल हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा ये हो जाता है, मतलब स्लो डाउन हो जाता है। ऐसा कैसे? तो इसका मेन रीज़न है कि जो भी हमारे पास मॉडर्न JVMs है, जावा वर्चुअल मशीन्स है, इसमें जो भी हमें स्मॉल लिव्ड मतलब शॉर्ट लिव्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम तुरंत क्रिएट कर सकते हैं और फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बनाना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक हमारा स्ट्रिंग बफर हो गया, या फिर स्ट्रिंग्स को जो हम क्रिएट करते हैं, तो इनको मान लो अगर हम बार बार ऑब्जेक्ट पूल से अगर उठा के लाएंगे तो इसको अब हज़ारों अगर हमारे पास स्ट्रिंग्स पड़े हुए हैं हमारे इसके अंदर ऑब्जेक्ट पूल के अंदर, तो फिर हमें उन्हें ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इससे बढ़िया है कि जो
ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, उन्हीं को हम ऑब्जेक्ट पूल के अंदर रखें। रेस्ट जो भी छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम ऐसे ही मतलब डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो उसमें कोई मतलब उनके लिए हमें ज़्यादा कॉन्शियस रहने का ज़रूरत नहीं है। उनके लिए जो हमारा JVM है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। तो वही ये बात बोल रहा है कि इफ़ यू पुल अ सिंपल ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रिंग बफर, द ओवरहेड ऑफ मैनेजिंग द पुल सिंक्रोनाइजेशन ट्रैकिंग स्टेट कैन एक्चुअली बी स्लोअर देन द लेटिंग द GC हैंडल इट। तो वही यहाँ पे भी बात बोल रहा है कि जो भी हमारे पास स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि स्ट्रिंग बिल्डर हो गए, तो इनको हमें ऑब्जेक्ट पूल के अंदर में बेसिकली स्टोर नहीं करना चाहिए। इनके लिए हम डायरेक्ट इनको क्रिएट कर सकते हैं और इनसे जो स्पेस है हम वापस जो भी इनके पास इन ऑब्जेक्ट्स के पास स्पेस है, मेमोरी है, तो उनसे हमारा जो गार्बेज कलेक्टर है वो ज़्यादा जल्दी से मेमोरी को वापस ले सकता है, इंस्टेड कि इनको हम वापस बार बार रीयूज़ करें, कि इनको ढूंढें, वापस से यूज़ करें, फिर इनके स्टेट को खाली करके वापस से ऑब्जेक्ट पूल के अंदर डालें। तो ये है। फिर लास्ट है हमारा प्रो टिप। ओके, सो ऑब्जेक्ट always reset the state of an object before returning it to the pool. We once had a leak where a pooled object still held data from the previous transaction, leading to a serious data corruption bug. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट पूल को यूज़ करते हैं, तो जो भी हम ऑब्जेक्ट को बोरो कर रहे हैं बार बार ऑब्जेक्ट पूल से, तो एक बार यूज़ करने के बाद उनको क्या करना है कि उनके जो भी स्टेट है उसको ध्यान से हमें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे भी, कि उनके स्टेट को हमें क्लियर करना होगा। ठीक, अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर प्रीवियस ट्रांजैक्शन या फिर प्रीवियस प्रोसेस का अगर कोई भी डेटा रह गया और उस ऑब्जेक्ट को अगर हम दूसरे किसी प्रोसेस में यूज़ कर लेंगे, तो फिर जो वो सारे न्यू रिक्वेस्ट के जो आउटपुट है वो उसको करप्ट करते चला जाएगा। तो ये एक मेजर इशू है, तो इसको हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। तो वापस एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। हम लोग इस वीडियो में बेसिकली रिवाइज़ कर रहे थे ऑब्जेक्ट पूलिंग के बारे में। तो ऑब्जेक्ट पूलिंग बेसिकली एक क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न है जो कि फोकस करता है परफॉर्मेंस को बढ़ाने पर। ठीक, परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाता है ये, तो ऑब्जेक्ट पूल को क्रिएट करता है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट को ये स्टोर करता है और उसी ऑब्जेक्ट को ये बार बार रीयूज़ करता है कि इंस्टेड ऑफ बार बार न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। तो ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं कि हर कोई ऑब्जेक्ट, हर छोटा से बड़ा जो भी ऑब्जेक्ट है उन सभी को हम ऑब्जेक्ट पूल के अंदर में रखते हैं। नहीं, जो भी सिर्फ काफ़ी बड़ा या फिर बहुत ही एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो सिर्फ हम उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जेक्ट पूल के अंदर में रखते हैं। और इससे क्या होता है कि, और ऐसे तो यहाँ पे ये दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में कि गार्बेज कलेक्शन ट्रिगर होता है अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो। बट अभी मॉडर्न, जैसा हम लोग अभी लास्ट में देखे भी कि जो भी मॉडर्न अभी JVMs है तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे देखो ये जो एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बार बार क्रिएट करने पर और फिर वापस न्यू रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए वापस ये जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं इनको क्रिएट करेंगे, तो उस केस में ना हमें गार्बेज कलेक्शन बार बार ट्रिगर होता है। ठीक, तो ये प्रोसेस ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए एक्सपेंसिव पड़ेगा। बट अगर इन केस अगर हमें स्ट्रिंग बफर को ही क्रिएट करना है, स्ट्रिंग्स को क्रिएट करना है, तो उस केस में हम उतना ध्यान में नहीं रखेंगे, क्योंकि आई गेस जो न्यू JVM का इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी बढ़िया है। उसको होगा तो एक बार हम लोग देख लेंगे कि वो कैसे डील करता है ऐसे शॉर्ट लिव्ड ऑब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। फिर वाई पे हम फोकस कर रहे थे। तो ऑब्जेक्ट पूलिंग के कारण क्या होता है कि हमारे ओवरऑल प्रोग्राम में एक डिटर्मिनिज्म और रिसोर्स मैनेजमेंट भी आता है, और एक क्योंकि हम बार बार जो भी ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसको रीयूज़ कर रहे हैं। ठीक, और दो मेन एडवांटेज आता है हमारा ऑब्जेक्ट पूलिंग के अंदर। एक तो लेटेंसी स्पाइक, यानी अगर हम बार बार न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, न्यू एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे ओवरऑल जो हमारा रिस्पांस टाइम है यूज़र को वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। ठीक, दूसरा है गार्बेज कलेक्शन। अगर हम बहुत ही हैवी और एक्सपेंसिव ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं बार बार हर रिक्वेस्ट के साथ, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा प्रीवियस हैवी ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट करके रखा हुआ है अब वो बस अब पड़ा हुआ है, उसका हमें कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट रिक्वेस्ट में एक न्यू
एक न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं हमारा जो भी रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करने के लिए। तो उस कारण से क्या हुआ कि उस प्रीवियस मान लो वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है पिछला वाला हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसको क्लियर करने के लिए बार बार ऑब्जेक्ट ये गार्बेज कलेक्टर को ट्रिगर होना पड़ता है। और फिर वो करेगा क्या कि पूरे प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए रोकेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट को क्लियर करेगा ताकि हीप मेमोरी में सफिशिएंट जगह हो हमारे प्रोग्राम को प्रॉपरली रन करने के लिए। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन के बारे में दिया हुआ है, तो ये थोड़ा मुझे एग्जांपल सही लेना चाहिए। ये थोड़ा उनके लिए है जो फाइनेंस वगैरह में काम करते होंगे। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग HFT अडेप्टर, ये उनको अच्छे से पता होगा, मे भी शायद थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही कि ये है क्या। तो ये जो फीचर को बेसिकली हम बना सकते हैं स्प्रिंग बूट और नेटी तो हमारे भी प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ है। ये मतलब बहुत ज़्यादा जो फ्रीक्वेंट डेटा आता है, फॉर एग्जांपल IoT में भी जो IoT डिवाइसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेलीमेट्री डेटा भेजते हैं, हद से ज़्यादा टेलीमेट्री डेटा भेजते हैं विदिन क्या मिली सेकेंड। तो उनको भी प्रोसेस करने के लिए हम नेटी को यूज़ किए हुए हैं, पर इसका एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो मुझे भी अभी ध्यान में नहीं है, मुझे भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब ये जो भी IoT डिवाइसेस होते हैं तो वो भी टेलीमेट्री डेटा बहुत ज़्यादा भेजते हैं, तो वो जो हर टेलीमेट्री डेटा को प्रोसेस भी करना पड़ता है हमें। तो उन सभी, अब मान लो कि एक हमें टेलीमेट्री डेटा मिला एक क्रॉसपॉन्डिंग रजिस्टर के अकॉर्डिंग, तो उसको अब ऐसे तो हमें एक सेकंड में मतलब लाखों करोड़ों टेलीमेट्री डेटा मिल सकता है। तो अब उन सभी को अगर हमें प्रोसेस करना है तो उसके लिए तो हम मान लो एक हमें ये मिल गया, उसके लिए हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है कि टेलीमेट्री एक्टर करके। तो अब हम लाखों करोड़ों तो ऑब्जेक्ट्स नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक। तो उसके लिए हम एक फिक्स साइज का ये बना लेंगे, मतलब जो भी हमारे पास पूल होगा या फिर बकेट होगा, और उसी को हम बार बार यूज़ करेंगे अपने पूरे प्रोसेस जो भी हमारा ऑपरेशन है उसको फुलफ़िल करने के लिए। थोड़ा अगर कोई एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल हम देना चाहें तो हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पूलिंग क्या है। ऑब्जेक्ट पूलिंग के हम एक स्टोरी के थ्रू समझा सकते हैं कि मान लो अगर हमें कोई बुक पढ़ना है, तो अगर हम ऐसा करते हैं कि बार बार हम न्यू बुक को खरीदते हैं और उसको वापस से डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इससे बढ़िया है कि अगर हमें पैसा ही बचाना है और थोड़ा ये वेस्टेज वाला भी काम है, तो हम आराम से जा सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर, जो हमें बुक पढ़ना है उसको बोरो कर सकते हैं, पढ़ने के बाद वापस हम लाइब्रेरी में दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो नया पर्सन है अगर उसको काम आ गया, मतलब न्यू रिक्वेस्ट को अगर काम आ गया पुराने वाले ऑब्जेक्ट का, तो वापस लाइब्रेरी से वो उस बुक को ये कर सकता है, बोरो कर सकता है, और उसका जब काम हो जाएगा तो फिर वापस वो उस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर दे देगा, लाइब्रेरी को वापस रिटर्न कर देगा। तो वही है, तो वही बात बोला है कि HFT प्रोजेक्ट में भी हम लोग क्या काम कर रहे थे कि बाइट बफर का पूल बना लिए, और जब भी अब हमें न्यू डेटा पैकेट्स आ रहे थे तो इसी पूल से हम बाइट बफर को लेकर जो भी डेटा है उसके अंदर फिल कर रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे, और काम हो जाने के बाद इस बाइट बफर को खाली करके वापस पूल को हम वापस रिटर्न कर दे रहे थे, ठीक। तो इससे क्या हुआ कि हमें बहुत सारे बाइट बफर को हर डेटा पैकेट्स के साथ क्रिएट नहीं करना पड़ रहा था। तो इससे ओवरऑल बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट हो रहे थे JVM में, और बहुत सारे ऑब्जेक्ट नहीं हैं क्रिएट हुए, तो अब बहुत ज़्यादा हमारा हीप मेमोरी भी यूज़ नहीं हुआ, और इस कारण से हमारा जो गार्बेज कलेक्टर है वो भी बार बार ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो इसी बात पे ये ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है। फिर हम कुछ लेसन्स लर्न भी बता सकते हैं कि हमने ये जो पूरा एक्सपीरियंस था इसे हमने क्या सीखा। तो हम बता सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट पूलिंग है ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे सारे प्रॉब्लम का समाधान है, ठीक। बहुत सारे केसेस में ऑब्जेक्ट पूलिंग हमारे लिए हमारे एप्लीकेशन का जो परफॉर्मेंस है वो भी स्लो डाउन कर सकता है। कैसे? तो जो भी सिंपल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे स्ट्रिंग बफर हो गया, स्ट्रिंग बिल्डर हो गया, या फिर सिंपल स्ट्रिंग्स भी हो गए, तो इनको स्टोर करने के लिए हमें कभी भी ऑब्जेक्ट पूल का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर अब लाखों करोड़ों अगर हम स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, ठीक, तो उनको ढूंढने में बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगेगा इस पूल के अंदर में। तो उससे बढ़िया है कि इनको बनाओ और डिलीट मारते जाओ। जो भी हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे हमारा डेटाबेस कनेक्शन हो गया या फिर कोई बहुत एक्सपेंसिव सर्विसेज हो गया, तो उनको हमें बना के फिर स्टोर करना चाहिए, और उनको हमको बार बार रीयूज़ भी करना है। अब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका रीयूजेबिलिटी है ही नहीं, तो उसको स्ट्रिंग पूल में रख के हमें कोई फ़ायदा है नहीं। फिर
और एक प्रो टिप भी है कि जब हम ऑब्जेक्ट पूल को यूज़ करते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट को हम बोरो कर रहे हैं ऑब्जेक्ट पूल से, तो ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के बाद उसके स्टेट को हमें क्लियर करना होता है और उसके बाद ही हमें उसे ऑब्जेक्ट के अंदर ये पूल के अंदर में डालना चाहिए। नहीं तो होगा क्या कि हर रिक्वेस्ट के साथ जो हमारा प्रीवियस रिक्वेस्ट का जो भी डेटा है वो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर में रहेगा, और वो ऑब्जेक्ट को जब भी हम न्यू रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करेंगे तो फिर न्यू रिक्वेस्ट के डेटा को वो करप्ट करता जाएगा। तो ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए।